तुम तो छेड़ो क्या मेरे ऊपर, होली खेलो जो खेलना, तुम मुझे अपनी भाभी समझो, बड़ी वाली भाभी। चलो आज बड़ी वाली भाभी से मजाक करते हैं। तुम काहे नहीं चल रहे हो बे? अबे यार क्या ड्रामा है। जैसे आया कि अच्छी कर प्रणाली के अच्छी कर प्रणाली के गुण ओब्लिक लक्षण या ओब्लिक विशेषताएं। सर कुछ ऐसा बता दो कि जिससे इनको मैं अपने दिमाग में बैठा हूं। तो सर इन पे फोकस करो ना सर। अब मैंने कह दिया, लो ऐसे बता दिया, लो भैया विशेषताएं। मैंने ऐसे लिख दिया से स ताएं, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि इसका एक तरीका निकाला, लास्ट में ता लगाना है मुझे बस। सबसे पहले अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसके अंदर समता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसके अंदर मितव्ययता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें उत्प्लावकता के लड़ हो, उत्प्लावकता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें उत उत्पादकता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें समानता के लक्षण हो। अच्छी कर प्रणाली वो होती है जिसमें सरलता के लक्षण हो। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया साला, ता 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 करके ट्रिक बना ली। यहां पे दिमाग चलाओ कि अगर हमसे प्रश्न पूछे कि अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं बताइए, तो तुम्हारे दिमाग में की पॉइंट घूमने चाहिए, वो अच्छा बच्चा है। हर एक चीज को जब भी पढ़कर जाओ उसके 7 पॉइंट तुमने दिमाग में रखो। जैसे कोई कह दे, क्या कह दे सर जी, कोई कह दे कि एक काम करो, कर की विशेषताएं बताओ, हटाओ, कर किसे कहते हैं। तो तुमने जैसे कर सुना, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हमारे मास्टर ने कहा था एक तरफा। एक शब्द तो एक तरफा याद रखना है मुझे। दूसरा, हमारा पिछले हुए मास्टर ने कहा था एक तरफा के अलावा क्या बोला था, हाँ उद्देश्य विहीन बोला था उन्होंने, उद्देश्य विहीन। एक और हमारे मास्टर ने कुछ बोला था, हाँ क्विड प्रो क्यों बोला था उन्होंने। क्विड प्रो क्रो नहीं, ऐसे लगा देना, नहीं होते। अब तुमने क्या किया, कोई तुमसे कहता है कि यार तुम कर को परिभाषित कर सकते हो क्या, तो तुम नैया पार पे ऐसे छात्र हो जो सेंटेंस याद नहीं करता। तुम्हें मेरी बात याद आई कि हमारे मास्टर ने सिनॉप्सिस बनवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं, क्लास के बाद मैंने बनाए हैं। और कर के लिए सर ने 3 पॉइंट बताए थे, उद्देश्य विहीन, एक तरफा, क्विड प्रो। और सर सब भाषा के लिए तो और लिख दो, नागरिक प्लस निवासी, सरकार, अनिवार्य, अंशदान। ये पॉइंट हैं तुम्हारे। चाय पीने जा रहे हो, इन्हीं पॉइंटों को रिवाइज करो, अनिवार्य, अंशदान, सरकार, नागरिक, एक तरफा, क्विड प्रो क्यों नहीं है, और उद्देश्य विहीन। फिर से बोलते हैं, एक तरफा, उद्देश्य विहीन, क्विड प्रो क्यों नहीं है, सरकार के द्वारा, नागरिकों से, अनिवार्य। अब तुम बाहर गए, तुमने 5-6 बार वो दिमाग में शब्द रख लिए। अब चाय पी रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन शब्द वही रिपीट कर रहे हो। दोस्तों को मूर्ख बनाओ, कहीं घर का काम कर रहे हैं वही शब्द रिपीट कर रहे हैं। इसे बोलते हैं रिकॉल करना और रिवीजन करना। रिकॉल करते रहो अपने आप को। अब तुम्हारे दिमाग में शब्द चल रहे हैं, तुमसे किसी ने कहा कि बताओ टैक्स किसे कहते हैं, कर किसे कहते हैं, तो बोल देना कि भैया कर एक ऐसा अनिवार्य अंशदान होता है जो सरकार के द्वारा नागरिकों से लिया जाता है, वो भी एक तरफा, कोई उद्देश्य नहीं होता। क्विड प्रो क्यों प्रकृति के नहीं होते, क्यों क्विड प्रो क्यों प्रकृति के होते हैं, क्विड प्रो क्यों प्रकृति के नहीं होते, जैसे को तैसा नहीं देते। उत्तरे की ये बच्चा कितना रेडी है, रेडी नहीं है, उस बच्चे के सेंटेंस नहीं शब्द रेडी है। अच्छा बता दो अच्छे कर प्रणाली की विशेषताएं, समता, मितव्ययिता, उत्पादकता, उत्प्लावकता, समानता, सरलता। अरे बाप रे, शब्द याद करो, नोट्स में शब्द बनाओ, उन्हीं शब्दों को बार बार पढ़ो। फिर तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि समता में क्या लिखना था, वो तो तुमने पढ़ा होगा ना क्लास में। भाई जो हेडिंग याद है, इसके अंदर कंटेंट तो एक बार पढ़ चुके हो, वो तो भाषा वहां बनानी है तुम्हें। ये एक तरीका है एसडीएम बनने का। और जब तुम मेंस देने जाओगे, 6 पेपर होंगे, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, याद रखना। जो पीडीएफ को इकट्ठा कर रहे हैं और जो साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं स्टाम्प पेपर पे साइन करके लिख दे रहा हूं, जीवन में एसडीएम नहीं बनोगे। स्टाम्प पेपर पे साइन करा लो मुझसे तुम। और जिस बच्चे को ज्यादा नहीं आता, राइटिंग धीमी है, राइटिंग गंदी है, लेकिन वो अपने ऐसे नोट्स बना रहा है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता है, उसे वो 7 पॉइंट याद आ रहे हैं, हर टॉपिक के, हर चीज के 7 पॉइंट मालूम है। अकबर पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट बताओ, कर पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट बताओ, मानसून पढ़ रहे हो तो 7 पॉइंट याद करो। कम से कम 7 पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 नंबर में एक प्रश्न तो तुमसे पूछेंगे ही पूछेंगे। और 7 नंबर में अगर तुम्हें 7 पॉइंट याद हैं तो 60 शब्दों में बड़ी आसानी से उनको पिरो दोगे तुम। ये एक गुरु मंत्र है जो मैंने तुम्हें दिया है। अब तुम देख लो यहां से तुम्हें कहा जाना है। माफी चाहता हूं ये जो मैंने बकवास की है ना, आज समय आपका खाली है, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं आपके जैसा छात्र था तो यही गलती मैंने की। मैं विद्वान बनने के चक्कर में अधिकारी नहीं बन पाया। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि जो विद्वान होते हैं वो अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि विद्वान बनने में किसी एक विषय में प्यार हो जाता है। इकोनॉमिक्स से प्यार हो गया, ज्योग्राफी से प्यार हो गया, बाकी विषय हम नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तो फिर हमें उतने नंबर चाहिए थे, नहीं आए, इंटरव्यू दे दे के मर गए। आज उन गलतियों पर पछता रहे हैं।
मैं एक असफल व्यक्ति हूं। जिंदगी में दो लोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक होते हैं सफल और एक होते हैं असफल। सफल तुम्हें यह बताता है कि सफल कैसे बने, और असफल व्यक्ति तुम्हें यह बताता है कि असफल कैसे बने। तो जब सफलता के गुण पूछोगे किसी व्यक्ति से कि भाई साहब तुम एसडीएम कैसे बने, तो वो बताएगा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से याद किया था और उसको कोड किया था, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और उन नोट्सों का मैं बार बार रिवीजन करता था, रिकॉल करता था और फिर उनकी प्रैक्टिस करता था, लिखता था, जो भी हो उल्टा सीधा लिखता था। तो ये मैंने किया, मैं एसडीएम बन गया। फिर मुझसे पूछा कि तुम असफल क्यों हो गए, तब मैं बताऊंगा क्योंकि मैं असफल हूं, तो ये बता सकता हूं असफल कैसे हुआ जा सकता है। तो यदि तुम्हें असफल होना है तो पहला काम करना है, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत देखो। मैं गारंटी बोल रहा हूं तुम्हारी असफलता तय है। कभी भी सिलेबस को मत समझो, बिना सिलेबस देखकर अपनी तैयारी को शुरू करो। खुद के नोट्स जीवन में कभी मत बनाना। आलस, जिंदगी में इतना आलस भर लेना तुम्हारे दिमाग में, ये भर लो कि पीडीएफ पढ़ के पार हो जाएगी नैया। जिसने भी तुम्हारे अंदर जहर भर दिया है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कोई माई का लाल तुम्हें असफल होने से नहीं रोक सकता है। मैं इसका साक्षात हूं। तो मैं असफल हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि तुम असफल कैसे होना है। अगर तुम्हें असफल नहीं होना है तो ये मत करना। असफल नहीं होना चाहते तो प्रीवियस क्वेश्चन रोज पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। असफल नहीं होना चाहते तो सिलेबस को कोड करके डिकोड करके अपनी तैयारी करो। असफल नहीं होना चाहते तो रोज सिनॉप्सिस नोट्स बनाओ जैसे मैंने सिखाया है। असफल नहीं होना चाहते तो प्रतिदिन रिवीजन करो, रिवीजन सक्सेस का आधार है। और असफल नहीं होना चाहते हो तो जितना भी पढ़ते हो उल्टा सीधा लिखो, लेकिन लिखो, प्रैक्टिस करो। तो असफल नहीं होना है तो ये 5 काम तुमको करना है। और असफल होना है तो इनमें से एक भी काम मत करो। क्योंकि मैं असफल व्यक्ति हूं, मैंने इनमें से एक भी काम नहीं किए। मैं घमंड में बना रहा, अरे साला मुझे बहुत आता, अंबेडकर बन के घूमता था मैं ऐसे। मुझे फोटो कॉपी बोलते थे मेरे दोस्त, ऐसे सीना चौड़ा कर लेता था। फोटो कॉपी क्यों बोलते थे मुझे, फोटो कॉपी की दुकान। मेरी आज भी मेमोरी बहुत तेज है, होती है, गॉड गिफ्टेड है। मेरे को 10-12 नंबर का अंक दे दो, मैं भूलूंगा नहीं, मैं याद कर लूंगा, है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ एक चीज है, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। जिस मल्टी में रहता हूँ मुझे सबके गाड़ियों के नंबर याद है। ऐसा नहीं मैं याद करता हूँ, मुझे हो जाता है याद। तो लोग मुझे बोलते थे तुम फोटो कॉपी। तो मुझे ल्यूसेंट, जब मैं तैयारी करता था मुझे ल्यूसेंट याद थी पूरी पन्ने के साथ। थोड़ा अतिशयोक्ति हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम अल्लम पल्ला करके मुझसे कोई ल्यूसेंट पूछता तो मुझे बहुत कंठस्थ हो गई थी। ल्यूसेंट, स्पीडी, उस समय फैक्ट का ही दिमाग कीड़ा था। पर कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे मैंने, कभी मैंने सिलेबस नहीं देखा ना। किसी टीचर ने कहा, क्लास में खड़े होते थे तो दिल्ली में बढ़िया, वो उस टीचर बच्चे को कितना आता है, उस बच्चे को कितना आता है, खूब नाम करते थे। ऐसे फूला घूमता था, अरे बन गए हम तो कलेक्टर। जैसे ही मेंस देने का मौका आया मैं रिवीजन नहीं कर पाया, मैं घबरा गया एंड टाइम पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी योग्यता का क्या होगा। और हर बार, हर 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 इंटरव्यू, हर मेंस के दौरान मैंने ये गलती की। हर बार उस दिन मैं चिढ़ जाता था और फिर एग्जाम मैंने कहा अगली बार अच्छे से दूंगा। फिर वही आलस आ जाता था। फिर नोट्स बनाना कुछ दिन बनाते थे और फिर सोचते थे किताब से पढ़ लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, पन्ना फाड़ के चिपका लेंगे। यही किया मैंने और आज मैं खड़ा हूं। पछताता हूं अपने ऊपर कि काश मैं उस आलस को छोड़कर पीडीएफ को लात मार देता और मैं खुद के नोट्स बना लेता तो मैं आज कलेक्टर होता। मेरे अंदर वो गुण थे, मेरे अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन मेरा आलस और मेरी ना समझी मुझे उस कलेक्टर के पद तक जाने से रोक दी। मैंने प्रण कर लिया है कि चाहे मुझसे एक बच्चा जुड़े, मैं दिखावा नहीं करूंगा। अगर एसडीएम बनना है तो मैं वो गलती तुमको नहीं करने दूंगा जो मैंने की है। ज्ञानी नहीं बनना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। भटकोगे मैं टोक दूंगा, अगर नहीं मानोगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अंदर से मैं संतुष्टि नहीं है। तुम में से जो भी नहीं माना, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा दी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुमने जो बोला पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा दिया। मैं अंदर संतुष्ट नहीं हूं, मुझे मालूम है तुम भटक गए हो। भटकोगे कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए घोड़े की तरह ऐसे बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में जो पॉइंट लिखा है पहले उसको कंप्लीट करो। सिलेबस में लिखा है राजकोषीय नीति, सिलेबस में क्या लिखा है मुझे बताओ तुम, सिलेबस में क्या लिखा है। 2 मिनट और मेरी बकवास झेल लो, मैं बस क्लास खत्म कर रहा हूं। मैं ये अंतिम बार तुमको अपना भाई बहन मानकर ये निवेदन कर रहा हूं। मैं एक शिक्षक के तौर पर, बिल्कुल भी शिक्षक के तौर पर मैं नहीं बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो और जो गलती मुझसे हुई है मैं वो गलती अपने भाई बहनों को ना करने दूं, और मैं नहीं करने दूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। 2 मिनट का मुझे समय दो, मैं वो निकालूं थोड़ा सिलेबस। मैंने एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये रहा। 2 मिनट तो फिर जाना आप। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताओ। हम लोग पढ़ रहे हैं कराधान नीति परिदृश्य, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो, तो मैंने कराधान का मतलब तुम्हें समझाया, जो शब्द लिखा है पहले उसका मतलब समझो। फिर यहाँ पे देखो नीति, योजना और कार्यक्रम को आते ही मैंने समझाया था। ये क्यों समझाया मुझे मालूम है, इंटरव्यू में बैठ के पूछेगा बेटा नीति, योजना और कार्यक्रम में तुम्हें क्या अंतर लगता है। जो शब्द लिखा है पहले उसके बारे में पढ़ तो लो। फिर देखो सिलेबस कहां से शुरू किया, राजकोषीय नीति। क्या तुम्हारे पास 10 शब्दों में राजकोषीय नीति लिखने की कला है? सर समझ में तो आ गया, लिख नहीं पा रहे हो, एसडीएम नहीं बन पाओगे। सबसे पहले जो ये शब्द लिखा है, इस शब्द को 2 मार्कर्स में ढालने की क्षमता बताओ है या नहीं है। मतलब समझ में आना अलग बात है, इसके जो शब्द हैं वो लिखना अलग बात है। सर आय और खर्च का ब्यौरा रखने वाली नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। खत्म, आहा बढ़िया। फिर अगला है लोक व्यय।
क्या तुम्हें लोक व्यय 2 नंबर में लिखना आ रहा है? फिर अगला है आगम, क्या 2 नंबर में लिख पा रहे हो? फिर अगला है कराधान और फिर है घाटा प्रबंधन। अगर तुम्हें ये सब 2-2 नंबर में लिखना आ रहा है तो सबसे पहले जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंटों को एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करो। और एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या तैयार होता है? सबसे पहले परिभाषा या फिर परिचय। तुम कोशिश करो कि तुम्हें ये 5 शब्दों के 10 शब्द में परिभाषा याद होनी चाहिए, तो तुम सही दिशा में हो। फिर महत्व, फिर विशेषताएं, फिर प्रकार। राजकोषीय नीति के महत्व बताइए, क्या मैंने शुरू में अंडरलाइन करके सिखाए थे तुम्हें? राजकोषीय नीति की विशेषताएं बताइए, क्या मैंने बताया था तुमको? राजकोषीय नीति के प्रकार या घटक बताइए। तो पहले वो कंप्लीट करो जो सिलेबस में लिखा है। पहले लोक व्यय लिखना सीखो। क्या होता है बताओ, लोक व्यय लिखो, कैसे लिखोगे? सर आपने सिखाया था खर्चे को लोक व्यय कहते हैं, लिखोगे कैसे? सर लिख नहीं पा रहे तो एसडीएम नहीं बनोगे। अपना दिमाग इस तरफ लगाओ कि जो पॉइंट लिखे हैं क्या इसका नोट्स मेरे पास है, और नोट्स में भाषा नहीं उसके शब्द चाहिए। आ रही है बात समझ में? फिर मैं कह दूंगा अगला टॉपिक मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति क्या है और मौद्रिक नीति का महत्व, मौद्रिक नीति की विशेषताएं, उसके प्रकार, यही तो करने होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर आया है भारत में वित्तीय समावेशन। तो तुम पहले ये नोट्स में डालो कि वित्तीय समावेशन क्या है। पहले 2 नंबर कंप्लीट करना सीखो, फिर उसी टॉपिक को 7 नंबर में सोचो, फिर उसी टॉपिक को 10 नंबर में सोचो कि इससे कैसे, और कैसे सोचोगे उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे मेरे बेटे। समझ जाओ कि एसडीएम बनने की पढ़ाई अलग होती है और ज्ञानी बनने की पढ़ाई अलग। एसडीएम जो होता है उसको कुछ नहीं आता, ज्ञानी होता है उसे सब कुछ आता है। जो ज्ञानी होता है वो पोस्ट नहीं ले पाता, जो एसडीएम होता है वो पोस्ट ले जाता है। हमें पोस्ट के लिए लड़ना है, ज्ञान के लिए नहीं। चाय की टपरी पे विवाद हो गया, बताओ मौद्रिक नीति कब से शुरू हुई उसमें के? अरे महाराज हमें ना, हम गरीब आदमी, हम गधे हैं, हम कमजोर हैं पढ़ने में। हमारा मास्टर जिसकी नाक पिछकी हुई है वो पागल है, उसे कुछ नहीं आता। हमारा तो पैसा चला गया संज्ञान में। जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा नाम कि तुम्हारी लग गई है 18वीं रैंक, सामने वाला हाय हम इतना पढ़ते थे, वो कुछ नहीं पढ़ता था, वो सिलेक्ट हो गया क्योंकि वो पढ़ता था जो एग्जाम में आता है, तुम वो पढ़ते हो जो तुम्हारा मास्टर सिखाता है। मुझे जो आता है मैं तुम्हें बता दूं तो एसडीएम नहीं बनोगे। जो एग्जाम में आता है मैं तुम्हें वो बताऊं तब एसडीएम बनोगे, मैं वही बताता हूं, और तुम्हें मेरे हिसाब से पढ़ना होगा। इसीलिए जितने भी सिलेबस तुम देख रहे हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतिहास में, बेटा जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं पहले उनके अर्थ बता लो। कोई तुमसे पूछे खाद्य सुरक्षा, तुम्हारे पास 3-4 शब्द होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, तुरंत बोल दो खाद्य सुरक्षा का मतलब, कि खाद्य सुरक्षा मतलब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। खत्म। यहां 3 शब्द हैं मेरे दिमाग में सभी पॉइंट को लेकर। जिस दिन ये कर लोगे, जितने भी सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं, क्षेत्रीय संतुलन, अरे परिभाषा में 2-4 मेन शब्द होंगे ना, वो शब्द तुम्हें मालूम होने चाहिए। वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली, पीडीएस क्या है, 3 शब्द बता दो। भाषा मत बताओ, 3 शब्द बोल दो, वो काम हो जाएगा। तो वो 3-4 शब्दों को अपने दिमाग में रखना, जिस दिन सीख जाओगे एसडीएम बन जाओगे। ये मेरी गुरु मंत्र है तुम लोगों को। आ रही है बात समझ में? अब जैसे तुमने सिलेबस देखा, एआई का प्रयोग करो। एआई का प्रयोग करके ऐसे लिखना कि हाई ग्रॉक राजकोषीय नीति की जो परिभाषा है, ऐसे लिखना उसमें राजकोषीय नीति की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के मुझे की पॉइंट बता दो, कोई 4 करके दिखाऊं मैं, देखो थोड़ा सा साथ दोगे आप लोग, है ना? मैं माफी चाहता हूं कि आज मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हुआ हूं, है ना? क्योंकि मैं तुम लोगों को मैं अपने आप को देख रहा हूं तुम लोगों के अंदर, है ना? बड़े मेहनत से मौका मिला है मेरे 2 बच्चों, बहुत मेहनत से माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। अगर तुम 2 साल लेट हो गए तो फिर एसडीएम नहीं बन पाओगे, आलस खा जाएगा तुमको। चलो मैं देखता हूं, देखना मैं लिख रहा हूं राजकोषीय नीति की परिभाषा में प्रयोग प्रमुख की पॉइंट बताओ, फुल स्टॉप। कोई 4 की पॉइंट जो मुझे रिकॉल करवा सके कि राजकोषीय नीति का वास्तविक अर्थ क्या है। अब फुल स्टॉप लगा के लिखना हिंदी देवनागरी एमपीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप, 50 शब्दों में, और कर दो, हो गया, बस हो गया ना? हाँ देखो जरा, राजकोषीय नीति की परिभाषा उसने दे दी हमको, ये लो भैया, ये आ गया कि राजकोषीय नीति आय व्यय का ब्यौरा रखती है, इसीलिए जैसे आर्थिक स्थिरता आ सके, आर्थिक विकास किया जा सके, रोजगार का सृजन हो सके और सामाजिक न्याय किया जा सके। ये है एआई की ताकत। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पावर डेवलप हो गई, और तुमको ये समझ में आ गया
कि पढ़ना कैसे है, उस दिन कोई माइकल लाल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ऐसे ही करके लोक वे के 4 पॉइंट नोट्स बना लो, और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं यहां पर तुमको जस्ट बता के आया हूं कि नोट्स बनने कैसे हैं। ऐसे बनने हैं नोट्स। ऐसे बोलो सर हम बहुत स्पष्ट समझ में आ गया कि अब मुझे चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उसमें जो शब्द लिखे उसमें लिखा है कोशिका, तो पहले कोशिका के पॉइंट निकाल लो। फिर लिखा है कोशिका के प्रकार, तो कोशिका के प्रकार के पॉइंट निकाल लो। तुम कुछ भी मत करो, सिलेबस के जो शब्द लिखे हैं उसके अगर दो दो पॉइंट भी निकाल के नोट्स बना लो, उनको भी रट के लिखाओगे तो तुम्हारा प्री पास हो जाएगा, मेंस पास हो जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। अब तुम्हारे ऊपर तुम इसमें कितनी मेहनत करना चाहते हो, है ना। आज के लिए सॉरी, मैं तुम लोगों को डांटा हूँ बहुत। अब तुम्हारी मर्जी, तुम किस दिशा में काम करना चाहते हो। चलो मिलते हैं फिर आपसे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे।